कला और संस्कृति में राष्ट्रकूटों के योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। धर्म के क्षेत्र में राष्ट्रकूटों का योगदान। शिव और विष्णु की पूजा को उन्होंने लोकप्रिय बनाया। वैष्णव और शैव धर्म को लोकप्रियता मिली। उन्होंने योग मुद्रा में गरुड़ और शिव की प्रतिमा को राजसी मुद्रा के रूप में अपनाया। वे वैदिक यज्ञों के महान कलाकार थे। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण दंती दुर्ग द्वारा उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ करना है। अमोघ वर्ष महालक्ष्मी के भक्त थे। उन्होंने जैन धर्म के विकास में भी योगदान दिया। बाद में अमोघ वर्ष शाद्वाद के अनुयायी बन गए और उन्होंने जैन धर्म में गहरी आस्था दिखाई। राष्ट्रकूटों का साहित्य में योगदान। राष्ट्रकूटों ने संस्कृत साहित्य को व्यापक रूप से संरक्षण दिया। राष्ट्रकूट दरबार में अनेक विद्वान थे। त्रिविक्रम ने नाल चंपू लिखा और कवि रहस्य की रचना हलायुद्ध ने कृष्ण तृतीय के शासनकाल के दौरान की थी। शाक्टायन ने अमोघवर्ती नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा। संस्कृत में बड़ी संख्या में शिलालेख पाए गए हैं। राष्ट्रकूटों के संरक्षण में जैन साहित्य का विकास हुआ। अमोघवर्ष प्रथम, जो एक जैन थे, ने कई जैन विद्वानों को संरक्षण दिया। उनके गुरु जिनसेन ने पार्श्वभुदय नामक पद्य में पार्श्व की जीवनी लिखी। एक अन्य विद्वान गुणभद्र ने आदि पुराण लिखा, जिसमें विभिन्न जैन संतों के जीवन कथाएं हैं। इस काल के महान गणितज्ञ महावीराचार्य एक जैन भिक्षु गणित सारम के लेखक थे। कन्नड़ साहित्य की शुरुआत राष्ट्रकूट काल में हुई। अमोघ वर्ष का कवि राजमार्ग कन्नड़ भाषा की पहली काव्य रचना थी। राष्ट्रकूटों के समय पम्मा और रन्ना कन्नड़ भाषा के 3 प्रसिद्ध विद्वान थे। पंपा कन्नड़ कवियों में सबसे महान थे। उनकी प्रसिद्ध रचना विक्रम सेन विजय थी। पोन्ना एक कन्नड़ कवि थे और उन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। कला और वास्तुकला में राष्ट्रकूट का योगदान। राष्ट्रकूटों की कला और स्थापत्य कला एलोरा और एलिफेंटा में पाई गई। उन्होंने कोई नई कला शैली विकसित नहीं की, बल्कि पहले से मौजूद वास्तुकला शैली में ही सुधार किया। एलोरा में राष्ट्रकूटों द्वारा बड़ी संख्या में हिंदू गुफा मंदिरों का निर्माण किया गया। वे चट्टान काटकर बनाए गए मंदिरों के सुंदर उदाहरण थे। सबसे उल्लेखनीय मंदिर कृष्ण प्रथम के शासनकाल के दौरान निर्मित कैलाश मंदिर था। कैलाश मंदिर की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। कैलाश मंदिर एक विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है। कैलाश मंदिर की सामान्य विशेषताएं द्रविड़ शैली की हैं। इसमें 4 भाग हैं। मुख्य मंदिर, प्रवेश द्वार, नंदी के लिए एक मध्यवर्ती मंदिर और प्रांगण में चारों ओर मंडप। मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। चबूतरे के मध्य भाग में हाथी और शेर की भव्य आकृतियां हैं, जो यह आभास देती हैं कि पूरा मंदिर उनकी पीठ पर टिका हुआ है। इसमें 3 स्तरीय शिखर या मीनार हैं, जो मामल्लपुरम व्रत के शिखर जैसा दिखता है। मंदिर के अंदरूनी हिस्से में एक स्तंभ युक्त हॉल है, जिसमें 16 वर्गाकार स्तंभ हैं। मंदिर अपनी खूबसूरत मूर्तियों के साथ एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। देवी दुर्गा की मूर्ति को भैंस राक्षस का वध करते हुए दिखाया गया है। एक अन्य मूर्ति में रावण शिव के निवास कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहा था। दीवारों पर रामायण के दृश्य भी दर्शाए गए हैं। एलोरा में राष्ट्रकूट द्वारा निर्मित अन्य मंदिर थे। रावण की खाई, नीलकंठ मंदिर, देवदार मंदिर, लंबेश्वर मंदिर, दशावतार मंदिर। एलिफेंटा जिसे मूल रूप से श्रीपुरी कहा जाता है, बॉम्बे के पास एक द्वीप है। पुर्तगालियों ने एक हाथी की बड़ी आकृति देखकर इसका नाम एलिफेंटा रखा था। राष्ट्रकूटों की मूर्तिकला इस स्थान पर अपने चरमोत्कर्ष पर थी। एलोरा कला की महत्वपूर्ण विशेषताएं। एलोरा और एलिफेंटा की मूर्तियों में काफ़ी समानता है। हो सकता है कि इन्हें एक ही कारीगर ने बनाया है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर द्वारपालों की विशाल आकृतियां हैं। गर्भगृह के चारों ओर प्राकार की दीवारों में आले हैं, जिनमें शिव के विभिन्न रूपों, नटराज, गंगाधर, अर्धनारीश्वर और सोमस्कंद की छवियां हैं। इस मंदिर की सबसे भव्य आकृति त्रिमूर्ति है। यह मूर्ति 6 मीटर ऊंची है। ऐसा कहा जाता है कि शिव के 3 रूपों को दर्शाती है: सृजनकर्ता, संरक्षक और संहारक। रामेश्वरम। कृष्ण तृतीय ने रामेश्वर में 2 मंदिरों का निर्माण कराया: कृष्णेश्वर मंदिर, गणमार्कंड मंदिर, द्वितीय मंदिर। अब इस विचार से किस हद तक सहमत है कि प्रारंभिक मध्यकाल में मंदिर शिक्षा के प्रसार में उत्प्रेरक थे? शिक्षा के प्रसार में मंदिरों का क्या योगदान था, तो इसको हम अभी देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। प्रारंभिक मध्यकाल में जनता के बीच शिक्षा के प्रसार के लिए 3 अलग अलग प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं मौजूद थी: गुरुकुल स्कूल, मंदिर, महाविद्यालय, अग्रहारा गांव संस्थाएं। प्रारंभिक मध्यकाल में मंदिर, महाविद्यालय
प्रारंभिक मध्यकाल में दक्षिण भारत के मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र थे बल्कि शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका भी निभाते थे। बड़े और छोटे मंदिरों की प्रचुरता के कारण दक्षिण भारत ने मंदिर महाविद्यालयों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। ये बौद्ध मठ विश्वविद्यालयों के उदाहरण से प्रेरित थे। अभिलेखों से पता चलता है कि इस प्रकार के महाविद्यालय 10वीं शताब्दी ईस्वी से महत्वपूर्ण होने लगे थे। इन्हें आमतौर पर भूमि अनुदान और अन्य प्रकार के दानों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। इन तीर्थस्थलों से जुड़े मंदिर महाविद्यालयों में विद्वानों द्वारा कई विषय पढ़ाए जाते थे। सालोतगी में मंदिर कॉलेज वर्तमान कर्नाटक के सालोतगी में स्थित मंदिर महाविद्यालय, जिसकी स्थापना 10वीं शताब्दी 945 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय के मंत्री नारायण ने की थी, एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह त्रयी पुरुष के मंदिर से जुड़ा हुआ था। अभिलेखों के अनुसार इस कॉलेज में देश के विभिन्न भागों से छात्र आते हैं। यह एक आवासीय कॉलेज था जिसमें 27 घर थे और लगभग 200 छात्रों को निःशुल्क आवास एवं भोजन उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया था। एन्नायरम में वैदिक कॉलेज। कुछ अधिक प्रसिद्ध मंदिर महाविद्यालयों का वर्णन 11वीं-12वीं शताब्दी ईस्वी के चोलों के शिलालेखों में मिलता है। इस प्रकार के सर्वाधिक प्रसिद्ध महाविद्यालयों में से एक एन्नायरम तत्कालीन दक्षिण कर्नाटक अर्काट जिला में नरसिंह मंदिर के परिसर में संचालित था, जिसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में राजा राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल में हुई थी। यहाँ शिलालेख में शिक्षण कर्मचारियों, छात्रों पर पढ़ाए जाने वाले विषयों, शिक्षकों के पारिश्रमिक, प्रत्येक विषय के लिए शिक्षकों और छात्रों की संख्या आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। कॉलेज ने 340 छात्रों को मुफ्त आवास, बोर्डिंग और ट्यूशन की सुविधा दी और 16 शिक्षकों को रखा। यहाँ वैदिक अध्ययन की विभिन्न शाखाएं पढ़ाई जाती थी, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, छांदोग्य, सामन, वाजस्नेयी, बौधायन, धर्मसूत्र, गृहकल्प और गण, व्याकरण, प्रभाकर, मीमांसा, वेदांत और कई अन्य। वेद, व्याकरण, दर्शन के विद्वानों को पूरे देश से मेधावी छात्रों को आकर्षित करने के लिए आधुनिक रखरखाव छात्रवृत्ति के बराबर भत्ते दिए जाते थे। इसी प्रकार का एक महाविद्यालय चेंगलपुट के पास तिरुमुक्कुदल में विष्णु मंदिर से जुड़ा हुआ था। वेंकटेश पेरुमल मंदिर कॉलेज 11वीं शताब्दी में स्थापित तिरुमुक्कुडल में वेंकटेश पेरुमल मंदिर महाविद्यालय एन्नायरम की तुलना में बहुत छोटा संस्थान था, जो एक समय में 60 छात्रों को शिक्षा प्रदान करने में सक्षम था। इसकी खासियत यह थी कि सामान्य छात्र छात्रावास के अलावा एक अस्पताल भी था। कॉलेज में व्याकरण सहित केवल वैदिक पाठ्यक्रम ही पढ़ाए जाते थे और यह स्पष्ट नहीं है कि आयुर्वेदिक अध्ययन शामिल थे या नहीं, क्योंकि कॉलेज परिसर में एक अस्पताल का प्रावधान दृढ़ता से संकेत देता है। तिरुवोरियूर का मंदिर 13वीं शताब्दी में तिरुवोरियूर का मंदिर भाषाई अध्ययन के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह कॉलेज विशेष रूप से पाणिनि के व्याकरण के अध्ययन के लिए समर्पित था, जिसके लिए एक अलग हॉल, व्याकरण दान व्याख्यान मंडप बनाया गया था। मलक्कापुरम में मंदिर कॉलेज 13वीं शताब्दी में गुंटूर तालुका के मलक्कापुरम में एक और मंदिर महाविद्यालय की ओर का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक छात्रावास के अलावा एक अस्पताल भी था। इसमें 150 छात्रों के रहने की व्यवस्था थी और वैदिक के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष अध्ययन की भी पढ़ाई होती थी। निजाम के क्षेत्र में नागाई और तिनेवेली जिले में एक मंदिर कॉलेज जैसे कुछ संस्थानों पर पांडुलिपियों के संग्रह और संरक्षण के लिए पुस्तकालयों या सरस्वती भवन या भंडारों की स्थापना की गई, जैसा कि ऐसी संस्थाओं को तब कहा जाता था। दक्षिण के विपरीत उत्तर भारत में मंदिर महाविद्यालयों के मामले में लगभग कोई स्थान नहीं है, क्योंकि आक्रमणकारियों ने उन्हें व्यवस्थित तरीके से नष्ट कर दिया था। मंदिर संगठन और प्रबंधन के सामान्य पैटर्न से यह निष्कर्ष निकलना उचित प्रतीत होता है कि उत्तर भारतीय मंदिर के भी ज्ञान के प्रचार और प्रसार में समान रूप से लगे हुए थे। शिक्षा के प्रसार में मंदिर की भूमिका की सीमाएं। उपलब्ध शिलालेख यह बताने के लिए पर्याप्त है कि मंदिर ने शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन गुरुकुल विद्यालय, अग्रहार विद्यालय और बौद्ध विद्यालय जैसी अन्य संस्थाएं भी थी जिन्होंने शिक्षा के प्रचार में उनकी सहायता की। मंदिर महाविद्यालयों में ब्राह्मणवादी शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। शिक्षा के माध्यम के रूप में संस्कृत के प्रयोग ने आम लोगों को शिक्षा से दूर कर दिया। मंदिर महाविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा ज़्यादातर धार्मिक विषयों तक ही सीमित थी। मंदिर के कॉलेज में प्रवेश केवल उच्च जाति और द्विज के लिए खुला था, इसलिए शिक्षा केवल समाज के सबसे उच्च वर्ग का विशेषाधिकार बन गई। महिलाओं को भी आमतौर पर मंदिर की शिक्षा प्रणाली से बाहर रखा गया था।
चोर पंचिका और जैन चित्रकला शैलियों पर चर्चा करें। क्या चोर पंचिका शैली को वास्तव में पोथी प्रारूप का अग्रदूत कहा जा सकता है? जैन चित्रकला शैलियाँ पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली, जिसे जैन चित्रकला भी कहा जाता है, भारतीय लघु चित्रकला की एक अत्यधिक रूढ़िवादी शैली है जो गुजरात, राजस्थान और मालवा के क्षेत्र में प्रचलित थी। पश्चिम भारत में कलात्मक गतिविधि के लिए प्रेरक शक्ति जैन धर्म थी, ठीक उसी तरह जैसे अजंता और पाल कला के मामले में बौद्ध धर्म था। जैन धर्म को चालुक्य वंश के राजाओं द्वारा संरक्षण दिया गया था, जिन्होंने 961 ईस्वी से 13वीं शताब्दी के अंत तक गुजरात और राजस्थान तथा मालवा के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच राजकुमारों, उनके मंत्रियों और धनी जैन व्यापारियों द्वारा धार्मिक पुण्य कमाने के लिए बड़ी संख्या में जैन धार्मिक पांडुलिपियां बनाई गई। इन पांडुलिपियों पर चित्रण जोरदार विरूपण की शैली में है। इस शैली में कुछ शारीरिक विशेषताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण देखने को मिलता है, जैसे कि आंखें, स्तन और कुल्ले बड़े हुए हैं। आकृतियाँ सपाट हैं जिनमें विशेषताओं की कोणीयता है और आगे की आंख अंतरिक्ष में उभरी हुई है। यह आदिम जीवन शक्ति, जोरदार रेखा और शक्तिशाली रंगों की कला है। इस स्कूल की विशेषता सरल चमकीले रंग, अत्यधिक पारंपरिक आकृतियाँ और तारदार कोणीय रेखा चित्र हैं। प्रारंभिक भारतीय दीवार चित्रकला की प्रकृतिवादिता पूरी तरह से अनुपस्थित है। आकृतियों को अधिकांशतः सामने से दिखाया गया है, जिसमें सिर प्रोफाइल में है। नुकीली नाक वाला चेहरा एलोरा में दीवार चित्रों में देखे गए चेहरे से संबंधित है और मध्ययुगीन चित्र मूर्तिकला के उल्लेखनीय रूप से करीब है। पश्चिम भारतीय चित्रकला ने भारत में चित्रकला की विकास पर प्रभाव डाला, खासकर पश्चिमी और मध्य भारत के राजस्थानी स्कूलों में। लगभग 1100 से 1400 ईस्वी तक पांडुलिपियों के लिए ताड़ के पत्ते का इस्तेमाल किया गया और बाद में इस उद्देश्य के लिए कागज का इस्तेमाल किया जाने लगा। कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा, दो बहुत लोकप्रिय जैन ग्रंथों को बार बार लिखा गया और चित्रों के साथ चित्रित किया गया। 15वीं शताब्दी के दौरान फारसी चित्रकला शैली ने जैन चित्रकला शैली को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जैसा कि कल्पसूत्र की कुछ सचित्र पांडुलिपियों के किनारों पर दिखाई देने वाली फारसी चेहरे के प्रकार और शिकार के दृश्यों से स्पष्ट है। पश्चिम भारतीय पांडुलिपियों में अल्ट्रामरीन नीले और सुनहरे रंग के उपयोग की शुरुआत भी फारसी चित्रकला के प्रभाव के कारण मानी जाती है। कोरा पंचासिका चित्रकला शैलियाँ। चौरा पंचासिका प्रेम चोर के 50 छंद 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कल्याण दरबार में काम करने वाले कश्मीरी कवि बिल्हाना द्वारा संस्कृत में लिखी गई एक प्रेम कविता। इसमें एक कवि का वर्णन है जो एक राजघराने की राजकुमारी के साथ अपने साझा जुनून को याद करता है, जिसमें वह सेवा करता था, अपने पद से ऊपर प्रेम करने के लिए अपनी आसन्न फांसी की प्रतीक्षा कर रहा था। इन मार्मिक छंदों ने संभवतः 15वीं और 16वीं शताब्दी की पांडुलिपि रूप में चित्रों की एक श्रृंखला को प्रेरित किया और वे कम विशुद्ध रूप से सजावटी और उपाख्यानात्मक नस में थे। हालांकि चौरा पंचिका के रूप में नामित पेंटिंग केवल कभी कभी सीधे पाठ से संबंधित होती है। इन चौर पंचासिका पांडुलिपि चित्रों ने चौर पंचासिका चित्रकला शैली शब्द के प्रयोग को जन्म दिया। इस शैली ने जैन शैली के पारंपरिक रूढ़िवादी चरित्र को त्याग दिया और जैन चित्रकला शैली के विपरीत अनिवार्य रूप से धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की थी। इस शैली में चित्रित पांडुलिपियाँ कहाँ और कब चित्रित की गई, यह बहस का विषय है। ऐसा लगता है कि कोरा पंचासिका, यार ये मैं चौरा पंचासिका बोल रही हूँ, वहाँ पे ऊपर तो ऐसा ही लिखा था, ठीक है। कोरा पंचासिका पांडुलिपियों का समूह है। शैलीगत रूप से तभी विकसित हुआ होगा जब मानव सिर को सख्त प्रोफाइल में बदलना और आगे की ओर उभरी हुई आँख को हटाना संभव हो पाया हो। कोरा पंचासिका शैली की विशेषताएं हैं: सपाट तीव्र रंग, आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट आँखों वाले प्रोफाइल सिर, बादल किनारे, क्षितिज और पगड़ी और चमकदार जामा का चित्रण। पेंटिंग अभी भी एक ही विमान में है, पृष्ठभूमि चमकदार प्राथमिक रंगों में है। कोर पंचासिका दृष्टिकोण को इसकी अभिव्यक्ति की सुंदरता, रंगों के नाटकीय प्रयोग तथा चित्रकारों की कल्पना की समृद्धि के लिए पहचाना जाता है। इस दृष्टिकोण में लगभग सभी चित्र आयताकार प्रारूप में हैं, जिनके पीछे पाठ लिखा हुआ है वे वास्तव में पश्चिमी भारतीय दृष्टिकोण के पोथी प्रारूप के उत्तराधिकारी हैं। पश्चिम भारतीय शैली के आगे की ओर निकली हुई आँख एक अड़िग पार्श्व दृश्य और एक बहुत बड़ी आँख को जन्म देती है। ये चित्र अभी भी एक ही
तल पर हैं तथा इनकी पृष्ठभूमि चमकीले प्राथमिक रंगों से बनी है। कभी कभी एक इंसान को हरकत करते हुए दिखाया जाता है, जो भारतीय चित्रकला की एक असामान्य उपलब्धि है। बहुत कम भारतीय चित्रकलाएं उनमें से सर्वश्रेष्ठ की जीवंतता का मुकाबला कर सकती हैं। पोथी प्रारूप। पोथी सूखे ताड़ के पत्तों से बनी भारतीय पांडुलिपियां थी, जिन्हें लकड़ी के आवरण में बांधकर मंदिर के पुस्तकालय भंडारों से सुरक्षित रखा जाता था। लकड़ी के आवरण पत्तों की रक्षा करते थे और पत्तों से थोड़े चौड़े होते थे। चूंकि पोथी प्रारूप भारत में प्राचीन काल से ही प्रयोग में रहा है, इसलिए कौर पंचिका शैली का वास्तव में पोथी प्रारूप का अग्रदूत नहीं कहा जा सकता। वे वास्तव में पश्चिमी भारतीय शैली के पोथी प्रारूप के उत्तराधिकारी हैं। कश्मीर की प्रारंभिक मध्ययुगीन मंदिर वास्तुकला का संक्षिप्त विवरण दीजिए। मध्यकालीन कश्मीर की वास्तुकला का आरंभ 7वीं शताब्दी ईस्वी में माना जा सकता है। 1337 ईस्वी में राज्य के हिंदू से मुस्लिम हाथों में हस्तांतरण के साथ ही इसका लगभग अंत हो गया। मध्यकालीन कश्मीरी वास्तुकला को दर्शाने वाली इमारतों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: बौद्ध वास्तुकला और हिंदू वास्तुकला। प्रारंभिक कश्मीर मंदिर बौद्ध मंदिर है और बाद के मंदिर हिंदू मंदिर है। सामग्री, अलंकरण और तकनीक के दृष्टिकोण से दोनों में व्यवहारिक रूप से कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों समुदायों की धार्मिक आवश्यकताएं कुछ मूलभूत बातों में भिन्न होने के कारण वे योजना और ऊंचाई में व्यापक रूप से भिन्न हैं। मंदिर निर्माण गतिविधियों से जुड़े शासक। ललितादित्य 724 से 760 ईस्वी करकोटा राजवंश बौद्ध और हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया। अवंती वर्मन उत्पल वंश की स्थापना की और 855 से 833 ईस्वी तक शासन किया। अवंतीपुर और सूर्यपुर शहरों की स्थापना की। हिंदू मंदिरों का निर्माण विष्णु और शिव। शंकर वर्मन 885 से 902 ईस्वी उत्पल राजवंश हिंदू मंदिर। बौद्ध वास्तुकला का प्रभाव। बौद्धों को, जिन्हें एक लंबी कलात्मक परंपरा विरासत में मिली थी, स्वाभाविक रूप से अपने पुराने मॉडलों पर ही कायम रहे। यद्यपि उन्होंने बेहतर सामग्रियों का प्रयोग किया और सजावट को कुछ हद तक विस्तृत किया। उपयोग में लाई गई सामग्री एक सुंदर ग्रे चूना पत्थर था, जिसे तराशना आसान था और उचित ढंग से तैयार करना पर यह बहुत चिकनी सतह प्रस्तुत करता था। कश्मीर के हिंदू मंदिरों पर बौद्ध वास्तुकला का बहुत प्रभाव था। यद्यपि हिंदुओं की धार्मिक आवश्यकताओं के लिए उन्हें बौद्धों से स्तूप और संघाराम उधार लेने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी ऐसी बातों ने बौद्धों द्वारा मंदिर निर्माण में प्राप्त अनुभव का लाभ उठाने में बाधा नहीं डाली। दोनों समुदायों की ज़रूरतें दो मामलों में समान थी: दिव्य प्रतिमा, चाहे वह बुद्ध और बोधिसत्व की हो या विष्णु की हो या किसी अन्य हिंदू देवता की, जिसका महत्व कम हो, की स्थापना के लिए एक कक्ष की आवश्यकता थी और श्रद्धालुओं के लिए आवास की आवश्यकता थी। परिहासपुरा बौद्ध चैत्य या मंदिर का एकमात्र जीवंत उदाहरण है। मंदिर की छत संभवतः पिरामिड नुमा थी, जिसने हिंदू मंदिरों को प्रभावित किया। इसका निर्माण ललितादित्य ने करवाया था। इसे 14वीं शताब्दी में सुल्तान सिकंदर ने नष्ट कर दिया था। वंगथ मंदिर परिसर। वंगथ मंदिर परिसर जम्मू और कश्मीर के गंदेरबल जिले में वंगथ में स्मारकों का एक समूह है। वर्तमान संरचना का निर्माण 8वीं शताब्दी में करकोटा वंश के ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा भगवान शिव को समर्पित किया गया था। कश्मीर के मंदिरों की मुख्य स्थापत्य विशेषताएं। कश्मीर की प्रारंभिक मंदिर वास्तुकला सरल थी और वह कला एक निश्चित बिंदु तक सरल से अधिक विस्तृत तक चरण दर चरण विकसित हुई। मंदिर पूर्व या पश्चिम की ओर मुख किए हुए हैं। दक्षिणी मंदिरों की वक्रीय अधिरचना के बजाय मंदिरों में दो स्तरों में सीधे किनारे वाली पिरामिड नुमा छतें हैं। यह कश्मीर में प्रारंभिक बौद्ध वास्तुकला से प्रभावित है। मुख्य मंदिर के चारों ओर त्रिकोणीय चबूतरा बना हुआ है, जो तिपतिया घास से बने आलों से घिरा हुआ है। स्तंभों की पंक्ति के साथ सेलुलर लेआउट भी एक अनोखी शैली है। कुछ मंदिरों में नालीदार स्तंभ पाए जाते हैं और काफ़ी अनोखे हैं। दोहरे कक्ष वाला प्रवेश द्वार आकार और डिजाइन में केंद्रीय मंदिर से मेल खाता है। मंदिर का मुख्य भाग गर्भगृह है। मंडप का अभाव है। आयताकार भूमि योजना। आयताकार प्रांगण के भीतर मंदिर। आयताकार प्रांगण एक दीवार से घिरा हुआ है, जिसमें मंदिर बने हुए हैं। वक्र रेखे शिखर का अभाव, कोई मीनार नहीं है। गर्भगृह की अधिसंरचना पिरामिड नुमा छत है। इसकी एक विशेषता गेटवे है, जिसका ऊपरी भाग पिरामिड नुमा है, लेकिन इसमें तिपतिया घास वाला आर्क है। मंदिर की संरचना स्तंभों पर आधारित है। स्तंभों में ढाला हुआ आधार और शीर्ष है।
कुछ मंदिर उथले तालाब के मध्य में स्थित है, जैसे पंद्रेथन मंदिर। अधिकांश मंदिर असामान्य रूप से बड़े पत्थर के खंडों से निर्मित है, जो देखने में लगभग महापाषाण जैसे हैं। पत्थरों के ये बड़े टुकड़े अपरिष्कृत नहीं है, बल्कि अत्यंत परिष्कृत हैं। पंचायतन जैसे नागरशिला के कुछ उदाहरण है। उदाहरण के लिए अवंतीपुर का शिव मंदिर। प्रारंभिक मध्यकालीन समय के मंदिरों के कुछ उदाहरण: ललितादित्य द्वारा मार्तंड मंदिर। यह कश्मीर में हिंदू मंदिर के सबसे प्रारंभिक उदाहरणों में से एक है, जो सभी कश्मीरी मंदिरों में सबसे महान और सर्वाधिक परिष्कृत भी है। इसका निर्माण करकोटा वंश के ललितादित्य ने करवाया था। सूर्य देवता को समर्पित यह भव्य इमारत करेवा मंदिर की भूमि पर स्थित है। यह मंदिर एक बड़े प्रांगण के मध्य में स्थित, जो एक कोशिकीय पेरिस्टाइल से घिरा हुआ है, जिसमें कभी 86 नालीदार स्तंभ थे। मंदिर में एक गर्भगृह, एक अंतराल और एक बंद मंडप है, जहां तक पहुंचने के लिए भव्य सीढ़ियां बनी हुई है। बाह्य रूप से गर्भगृह 3 रथों वाला है। चतुर्भुजाकार पेरिस्टाइल कश्मीर में सबसे बड़े में से एक है। इसमें पश्चिम की ओर दोहरे कक्ष वाले प्रवेश द्वार से प्रवेश किया जाता है, जो मुख्य मंदिर की चौड़ाई को साझा करता है। विशाल चूना पत्थर से निर्मित यह मंदिर कश्मीर के महानतम स्मारकों में से एक है। अवंतीवर्मन द्वारा अवंतीपुर में अवंतीश्वर मंदिर शिव मंदिर है ये, और अवंती स्वामी मंदिर विष्णु मंदिर है। इसका निर्माण उत्पल वंश के अवंतीवर्मन ने करवाया था। यह मंदिर पंचायतन प्रकार का है। मंदिर का प्रवेश द्वार 2 कक्षों वाला है और किसी भी अलंकरण से रहित है। मुख्य गर्भगृह एक ऊंचे मंच पर बना हुआ है। ललितादित्य द्वारा श्रीनगर के निकट शंकराचार्य मंदिर, और एक और है शंकरवर्मन द्वारा श्रीनगर के निकट शिव मंदिर। महाबलीपुरम को मामल्लपुरम भी कहा जाता है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। मामल्लपुरम का इतिहास 7वीं से 9वीं शताब्दी में तमिल पल्लव राजवंश से जुड़ा है। इसे 7वीं शताब्दी ईस्वी में पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम महामल्ल ने बड़े पैमाने पर विकसित किया था। यह निम्नलिखित कारणों से प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से नरसिंहवर्मन और उनके उत्तराधिकारी राज सिंह वर्मन के शासनकाल के दौरान हुआ था। ये चट्टान काट वास्तुकला से संरचनात्मक इमारत तक के आंदोलन को दर्शाते हैं। स्मारक ज़्यादातर चट्टान काट और अखंड हैं और द्रविड़ वास्तुकला के शुरुआती चरण का गठन करते हैं। जहाँ डिजाइन के बौद्ध तत्व प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं, वे गुफा मंदिरों, अखंड रथों, नक्काशीदार राहत और संरचनात्मक मंदिरों से बने हैं। प्रसिद्ध स्मारक हैं: गंगा अवतरण, एक विशाल खुली हवा में चट्टान पर बनी आकृति। पंचरथ, महाबलीपुरम में पाए गए 9 अखंड मंदिरों में से सबसे महत्वपूर्ण 5 रथ हैं, जिन्हें महाभारत के प्रसिद्ध 5 पांडव भाइयों के नाम से जाना जाता है। इसमें से प्रत्येक को ग्रेनाइट पत्थर के एक बड़े टुकड़े से तराशा गया है। सौर मंदिर, बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित एक संरचनात्मक मंदिर, जिसका प्रवेश द्वार समुद्र से दूर पश्चिम ओर से है। मामल्लपुरम पल्लवों का बंदरगाह शहर था। वे इस बंदरगाह का इस्तेमाल श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार और राजनीतिक मिशन भेजने के लिए करते थे। थिरुमंगई अलवर द्वारा लिखित 8वीं शताब्दी के एक तमिल ग्रंथ में इस स्थान का वर्णन समुद्र पर्वत के रूप में किया गया है, जहाँ जहाज लंगर डालने खड़े रहते थे और टूटने के कगार पर पहुंच जाते थे, लेकिन वे धन बड़े ट्रक वाले हथियारों और रत्नों से लदे होते थे। वर्तमान में मामल्लपुरम एक पर्यटक नगर के रूप में प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम के स्मारक समूह को यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट करें। मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली द्रविड़ और नागर वास्तुकला परंपराओं का एक विशिष्ट मिश्रण है। यह मुख्य रूप से दक्कन और क्षेत्र में बादामी के चालुक्यों 6वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के शासन के दौरान उभरी, और बाद में कर्नाटक में होयसल 13वीं शताब्दी ईस्वी के शासन में फली फूली। वेसर वास्तुकला एक संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें दोनों शैलियों की प्रमुख विशेषताओं को शामिल किया गया है। साथ ही नए रूपों और अलंकरणों का भी आविष्कार किया गया है। वेसर शैली मंदिर वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं: नागर और द्रविड़ तत्वों का सम्मिलन। वेसर शैली मूलतः नागर और द्रविड़ शैलियों के बीच का मिश्रण है, जिसमें नागर शैली की ऊर्ध्वाधरता और वक्रतापूर्ण मीनार को द्रविड़ विमानों की पिरामिड नुमा स्तरित संरचना के साथ जोड़ा गया है। वेसर शैली ने उत्तरी वक्रतापूर्ण मीनार को बरकरार रखा, लेकिन दक्षिण से
विस्तृत डिजाइनों के साथ इसके तीखे किनारों को नरम कर दिया। उदाहरण चालुक्य द्वारा निर्मित ऐहोल का दुर्गा मंदिर नागर से लेकर वक्र रेखीय शिखर और द्रविड़ डिजाइन की याद दिलाने वाला आधार संरचना के साथ इस संश्लेषण को दर्शाता है। बहुआयामी शिखर वेसर मंदिरों में गर्भगृह के ऊपर शिखर या मीनार नागर शैली के वक्र रेखीय शिखरों और द्रविड़ शैली के चरणबद्ध पिरामिड नुमा मीनारों का संयोजन है। वेसर शिखर आमतौर पर नागर से छोटा होता है लेकिन द्रविड़ से ज़्यादा सीधा होता है। उदाहरण ऐहोल में स्थित लार्ड खान मंदिर एक निम्न स्तरीय पिरामिड नुमा संरचना प्रदर्शित करता है जिसमें द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों के तत्व सम्मिलित हैं। ताराकार योजना ताराकार लेआउट मंदिर वेसर मंदिरों में विशेष रूप से होयसल के तहत प्रमुख नवाचारों में से एक गर्भगृह और आसपास के हॉल मंडप के लिए एक तारा आकार या ताराकार योजना का उपयोग है। मंदिर की दीवारें एक सीधी रेखा का अनुसरण नहीं करती हैं बल्कि कई कोणों में उभरी हुई और पीछे हटती हैं जिससे एक अनूठा अत्यधिक सजावटी प्रभाव पैदा होता है। उदाहरण हेलेबिडु स्थित होयसलेश्वर मंदिर अपने तारे के आकार के मंच और जटिल बहुआयामी लेआउट के लिए प्रसिद्ध है। विस्तृत एवं जटिल मूर्तिकला सजावट बेसर मंदिर खासतौर पर होयसल काल के मंदिर अपने उत्कृष्ट और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर को राहत मूर्तियों की प्रचुरता से सजाया गया है जिसमें पौराणिक दृश्य पुष्प रूपांकनों देवी देवताओं की आकृतियाँ और रामायण और महाभारत से कथात्मक पैनल दर्शाए गए हैं। उदाहरण बेलूर स्थित चेन्नाकेशव मंदिर और हिलेबिदु स्थित होयसलेश्वर मंदिर अपनी बाहरी दीवारों स्तंभों और छतों पर विस्तृत नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। स्तंभ युक्त हॉल और बहु मंदिर परिसर वेसर मंदिरों में अक्सर जटिल नक्काशीदार स्तंभों के साथ बहु स्तंभ वाले मंडप होते हैं। इन हॉल का उपयोग धार्मिक समारोहों और अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। मंडपों को अक्सर महामंडप और अर्धमंडप प्रवेश द्वार होता है और महामंडप बड़े स्तंभों वाला हॉल में विभाजित किया जाता था जिसमें सुदूर नक्काशीदार स्तंभ होते थे। उदाहरण पट्टाडकल के चालुक्य मंदिरों में जटिल नक्काशीदार स्तंभों और छतों के साथ बड़े मंडप हैं। विशेष रूप से विरूपाक्ष मंदिर जिसमें गर्भगृह के सामने एक बड़ा स्तंभ युक्त हॉल है अनेक मंदिर और विस्तृत लेआउट। कुछ वेस्तर मंदिरों में खास तौर पर होयसल काल के दौरान एक ही परिसर में कई मंदिर होते हैं। 3 या 5 मंदिरों के लिए त्रिकूट या पंचकूट के रूप में जाना जाता है। ये मंदिर एक केंद्रीय गर्भगृह के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं और मंडपों से जुड़े होते हैं। उदाहरण बल्लीगावी स्थित केदारेश्वर मंदिर जो एक होयसला मंदिर है में कई मंदिर और गर्भगृह हैं जिनमें से प्रत्येक अलग अलग देवताओं को समर्पित है तथा एक सामान्य मंच से जुड़े हुए हैं। नक्काशी के लिए सोप स्टोन का उपयोग होयसल लोग क्लोरिटिक सिल्ट के इस्तेमाल के लिए जाने जाते थे। यह एक नरम पत्थर है जिससे बेहद बारीक और जटिल नक्काशी की जा सकती थी। इस पत्थर को उच्च उभार में तराशा जा सकता था जिससे विस्तृत आकृतियाँ और अलंकृत सजावटी बनती थी। उदाहरण बेलूर स्थित चेन्नाकेशव मंदिर सोपस्टोन से बना है जिससे मंदिर की दीवारों पर पौराणिक दृश्यों और नर्तकियों का विस्तृत चित्रण संभव हो पाया है। लंबे और उभरे हुए मूर्ति कला तत्व वेसर शैली में अक्सर मूर्तिकला के तत्व शामिल होते हैं जो दीवारों से बाहर की ओर निकलते हैं जिससे गहराई और गति का प्रभाव पैदा होता है। यह विशेष रूप से द्वारों चौखटों और मंदिरों के आलों के अलंकरण से स्पष्ट है। उदाहरण होयसलेश्वर मंदिर में मूर्तिकला के रूप मंदिर की दीवारों से उभरते हुए प्रतीत होते हैं जो आकृतियों और देवताओं को एक गतिशील रूप प्रदान करते हैं। अत्यधिक सजावटी द्वार और छतें वेसर मंदिर में द्वार और छतें अक्सर अत्यधिक सजावटी होते हैं जिनमें जटिल पुष्प पैटर्न कमल के पदक और पौराणिक रूपांकन होते हैं। मंडपों की छतें अक्सर कमल के फूलों या अन्य ज्यामितीय पैटर्न की नक्काशी से सजी होती है। उदाहरण वेलवाड़ी के वीर नारायण मंदिर की छत की नक्काशी में जटिल कमल डिजाइन और धार्मिक प्रतिमा विज्ञान प्रदर्शित है। वेसर शैली के मंदिरों का उदाहरण दुर्गा मंदिर ऐहोल बादामी के चालुक्य वेसर शैली की वास्तुकला के सबसे प्रारंभिक उदाहरणों में से एक दुर्गा मंदिर में द्रविड़ शैली के आधार के साथ एक वक्रीय नागर शैली का शिखर है जो इसे दोनों स्थापत्य परंपराओं का एक अच्छा मिश्रण बनाता है। विरूपाक्ष मंदिर पट्टदकल बादामी के चालुक्य पट्टदकल में विरूपाक्ष मंदिर एक क्लासिकल वेसर शैली का मंदिर है जो अपने बहु स्तंभ वाले हॉल स्तरित शिखर और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है। इसकी तुलना
अक्सर कांचे के गिलास मंदिर से की जाती है और यह नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के प्रभाव को दर्शाता है। चेन्ना केशव मंदिर बेलूर होयसलास बेलूर में स्थित चेन्ना केशव मंदिर होयसला वेसर वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें एक तारा आकार की योजना, जटिल नक्काशीदार सोपस्टोन की दीवारें और एक अत्यधिक सजावटी टॉवर है। यह मंदिर अपनी विस्तृत मूर्तिकला और राहत कार्य के लिए जाना जाता है। होयसलेश्वर रिलीफ वर्क है ये, हाँ राहत कार्य का, इसका ट्रांसलेशन में दिक्कत है। होयसलेश्वर मंदिर हल्लेविड्डू होयसल, यह मंदिर एक आदर्श वेसर शैली की संरचना है जिसमें बहु-मंदिर गर्भगृह, तारे के आकार के मंच और पौराणिक आकृतियों, जानवरों और पुष्प रूपांकनों की अत्यंत विस्तृत नक्काशी है। मंदिर की जटिल शिल्पकला और समन्वित डिजाइन वेसर नवाचार की पहचान है। वास्तुकला की वेसर शैली नागर और द्रविड़ शैलियों के संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी भारतीय मंदिर डिजाइनों के तत्वों का संयोजन किया गया है। बहुआयामी मीनारों, तारे के आकार की योजनाओं और जटिल मूर्तिकला सजावट की विशेषता वाली वेसर शैली होयसल के दौरान अपने चरम पर पहुंच गई, जिनके मंदिर इस शैली की कलात्मक और स्थापत्य प्रतिभा के प्रमाण बने हुए हैं। मध्यकालीन उत्तर भारत में मंदिर केवल एक धार्मिक संस्था नहीं थी, विस्तार से समझाइए। भारतीय मंदिर मानव की सांसारिक इच्छाओं के प्रतीक थे तथा समग्र रूप से समुदाय की विविध गतिविधियों के लिए थे। मंदिरों द्वारा धार्मिक गतिविधियों के अलावा निम्नलिखित गतिविधियां भी की गई। शिक्षा, मंदिर के भीतर सामान्य शिक्षा का बहुत महत्व था। मंदिरों को कई दान, विशेष रूप से कॉलेज की व्यवस्था की स्थापना के लिए दिए गए थे, जिन्हें मंदिर परिसरों में शामिल किया गया था। व्याकरण और ज्योतिष जैसे विषयों के शिक्षण के साथ साथ वेद, महाकाव्य, रामायण और महाभारत जैसे पुराण जैसे ग्रंथों के पाठ और शिक्षण को प्रोत्साहित किया गया। मंदिर पुस्तकालय की अवधारणा भी 8वीं शताब्दी से विकसित हुई। तंत्र और मंत्र अध्ययन का पसंदीदा विषय बन गया और विक्रमशिला महाविद्यालय में तंत्र का पूर्ण विभाग चलाया गया। संगीत और नृत्य आमतौर पर मंदिरों के दैनिक अनुष्ठान का हिस्सा होते थे और विशेष समारोह और वार्षिक उत्सवों के दौरान ये विशेष रूप से प्रमुख भूमिका निभाते थे। बड़े मंदिरों में अपने स्वयं के संगीतकार होते थे, गायन और वादन दोनों, साथ ही नर्तक, अभिनेता और प्रदर्शन कला के शिक्षक भी होते थे। खजुराहो के 10वीं शताब्दी के मंदिर में तथा कोणार्क के सूर्य मंदिर और नट मंदिर नृत्य हॉल में ऐसे संगीतकारों के आदमकद चित्रण जो उड़ीसा और अन्य मंदिरों का एक अभिन्न अंग है, इस बात के स्पष्ट प्रमाण प्रदान करते हैं। अर्थव्यवस्था, वे मुख्य नियोक्ता संस्थानों में से एक थे जो पुजारियों, संगीतकारों, माली आदि को रोजगार देते थे। मंदिर की भूमि काश्तकारों को पट्टे पर दी जाती थी और उपज का अधिक हिस्सा मंदिर को देते थे। इससे कृषि के विस्तार और सिंचाई के रखरखाव में भी मदद मिलती। क्षेत्र के वाणिज्य में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में मंदिर और शहर से जुड़े मठ विलासिता की वस्तुओं और मूल्यवान वस्तुओं के सबसे बड़े उपभोक्ता थे। मनोरंजन, त्योहारों के समय वे उत्सव का केंद्र होते थे और ऐसे त्योहारों के समय उन लोगों के जीवन में उत्साह और आनंद भर देते थे जो आमतौर पर आनंद से वंचित रहते थे। राजनीतिक, वे उस क्षेत्र में शाही प्रभाव की अभिव्यक्ति भी थे। देवदान शासक की शक्ति को वैध बनाने के साधनों में से एक था। सामाजिक, इसने विभिन्न कृषक और जनजातीय बस्तियों को संस्कृति समावेश की प्रक्रिया के माध्यम से एकीकृत करने में सहायता की। जाति संगठन मंदिर के आसपास केंद्रित था, जिसमें विभिन्न समूहों को जाति और अनुष्ठान का दर्जा दिया गया था। इस प्रकार उत्तर भारत में मध्यकालीन समय में मंदिर सिर्फ धार्मिक संस्थान होने से कहीं ज़्यादा थे। विभिन्न सेवाओं के लिए आज के समय में लगभग सभी सार्वजनिक संरचनाओं को सिर्फ एक ढांचे के रूप में शामिल किया गया था और वह था मंदिर। मध्यकालीन काल में पूर्वी भारत में विकसित क्षेत्रीय वास्तुकला का विवरण दीजिए। वास्तुकला की क्षेत्रीय शैलियाँ आमतौर पर तब प्रचलन में आई जब इन राज्यों ने दिल्ली के प्रति अपनी निष्ठा त्याग दी थी। वे दिल्ली में प्रचलित इंडो इस्लामिक शैली से भिन्न थे और अक्सर निश्चित रूप से मौलिक गुण प्रदर्शित करते थे। जिन क्षेत्रों में राजमिस्त्री की कारीगरी को मजबूत स्वदेशी परंपरा थी, वहाँ इस्लामी वास्तुकला की क्षेत्रीय शैलियों ने सबसे सुंदर संरचनाएं बनाई। दूसरी ओर जहाँ ये परंपराएं इतनी स्पष्ट नहीं थी, वहाँ क्षेत्रीय राज्यों के लिए बनाई गई इमारतें कम विशिष्ट थी। कुछ मामलों में स्वदेशी और शाही सल्तनत परंपराओं से स्वतंत्र पूरी तरह से नवीन प्रवृत्तियों भी दिखाई देती हैं। पूर्वी भारत, यहाँ स्थापत्य शैली की दो प्रमुख धाराएं उभरी। बंगाल
14वीं शताब्दी के प्रारंभ में विकसित हुआ। अधिकांश प्रमुख इमारतें मालदा जिले की सीमा के भीतर स्थित थी। 3 चरण, पहले 2 को प्रारंभिक चरण माना जाता है और तीसरा एक विशिष्ट शैली में इसका अंतिम विकास है। प्रथम चरण 1200 से 1340 गौड़ राजधानी थी। मौजूदा इमारतों के संबंध में आंकड़े बहुत कम हैं। यह स्पष्ट है कि इस अवधि के दौरान निर्मित इमारतें मौजूदा हिंदू संरचनाओं का व्यापक रूपांतरण थी। दूसरा चरण पांडुआ राजधानी थी। इसके अलावा डेटा की भी कमी है। पांडुआ में अदीना मस्जिद 1364 ईस्वी में निर्मित, आकार में बंगाल में अन्य सभी इस्लामी संरचनाओं से आगे है। यहाँ वास्तुकला शैली में 2 नई विशेषताएं प्रस्तुत करता है। ड्रॉप आर्क इसकी त्रिज्या से अधिक फैला और आयत पर केंद्रित है। धनुषाकार खाड़ियों की प्रणाली में छत को ऊपर उठाने की विधि, जिसमें प्रत्येक खाड़ी के ऊपर ईंटों के सहारे छोटे छोटे गुंबदों को खड़ा किया जाता था। तीसरा चरण 1242 से 1576 मुगल ने प्रांत पर कब्जा कर लिया। बाद में राजधानी को वापस गौड़ में स्थानांतरित कर दिया गया। यह सबसे उल्लेखनीय है क्योंकि इसमें बंगाल के विशिष्ट वातावरण और स्थानीय स्थिति के अनुरूप एक अर्ध स्वदेशी शैली के उद्भव को दर्शाया गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि देसी बांस की संरचनाओं को ईंटों में बदल दिया गया। घुमावदार छत का यह विशेष रूप एक निश्चित परंपरा बन गया। सजावट का एक स्वदेशी रूप यानी टेराकोटा टाइलें अपनाया गया। भारत में कहीं भी जलवायु और स्थानीय परिस्थितियों के साथ साथ स्वदेशी भवन शैलियों ने वास्तुकला के विकास को बंगाल की तरह गहराई से प्रभावित नहीं किया। इसकी खूबी इसकी गतिशीलता क्षमता में निहित है, जो अपनाने और अनुकूलन द्वारा खुद को बदलने की क्षमता रखती है। जौनपुर की बची हुई वास्तुकला में मुख्य रूप से मस्जिदें शामिल हैं। सर्कियों के शासनकाल में निर्मित सभी बची हुई इमारतें राजधानी जौनपुर में स्थित हैं। जौनपुर की सर्की वास्तुकला में तुगलक शैली का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। प्रमुख विशेषताएं इसके बुर्जों और मीनारों का विनाशकारी प्रभाव, उद्घाटनों में आर्च और बीम संयोजन का उपयोग, मस्जिदों के अग्रभाग का डिज़ाइन, अभयारण्य स्क्रीन के केंद्र में ढलान वाले किनारों के साथ ऊंचे प्रोपिलोन में एक विशाल अवकाशित मेहराब होता है जो पतले चौकोर मीनारों से घिरा होता है, जिससे अटाला मस्जिद और जामी मस्जिद। प्रोपाइलोन जौनपुर शैली का मुख्य आकर्षण था और इंडो इस्लामिक वास्तुकला की किसी अन्य शैली में ऐसा नहीं मिलता। 13वीं-14वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने उत्तर भारत में शहरीकरण को कैसे समर्थन दिया। सल्तनत काल के दौरान भारत एशियाई दुनिया और पूर्वी अफ्रीका के आसपास के क्षेत्रों के लिए विनिर्माण कार्यशाला बना रहा। भारत की स्थिति अत्यधिक उत्पादक, कृषि कुशल कारीगरों, मजबूत विनिर्माण परंपराओं, व्यापारियों और वित्तदाताओं के एक अत्यधिक विशिष्ट और अनुभवी वर्ग पर आधारित थी। स्थल मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी व्यापार दोनों समृद्ध अवस्था में थे। भारत की पश्चिम एशिया के साथ व्यापार की पुरानी परंपरा रही है तथा इसके माध्यम से भूमध्य सागरीय दुनिया, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन तक समुद्री और स्थल मार्ग से व्यापार होता था। साहित्यिक साक्ष्य शहरी केंद्रों के विकास की गवाही देते हैं। समकालीन स्रोतों में वर्णित कुछ प्रमुख शहर दिल्ली राजधानी, मुल्तान, अनहिलवाड़ा, पाटन, कैम्बे, कड़ा, लखनौती और दौलताबाद, देवगिरी शहरीकरण के प्रमुख कारकों में से एक समृद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था। उन्होंने एक दूसरे की मदद की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समर्थित शहरीकरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने दिल्ली सल्तनत में धन के गठजोड़ को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से तुर्की केंद्रीकरण की मदद से संचार में सुधार हुआ। चांदी के टका और तांबे के दिरहम पर आधारित एक मजबूत मुद्रा प्रणाली विकसित हुई। इन कारकों ने शहरीकरण में मदद की। तुर्की विजेताओं द्वारा स्थापित नए घुड़सवार सैन्य नगर जैसे दिल्ली, ग्वालियर, मुल्तान, उच्च, लाहौर, कड़ा, मानिकपुर और लखनौती का उद्देश्य व्यापार मार्गों और बाजारों की सुरक्षा के साथ साथ कृषि विस्तार, मौद्रीकरण और भूमि राजस्व संग्रह के विनियमन और युक्ति संगत बनाना भी है। इक्ता का आयोजन कुलीन वर्ग द्वारा किया जाता था, जिसमें इक्ता धारकों से अपेक्षा की जाती थी कि वे कृषि के विस्तार और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए काम करें। आगे चलकर ये इक्ता प्रमुख शहरों और कस्बों के रूप में विकसित हुए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से शिल्पकारों, कलाकारों, गायकों, संगीतकारों, नर्तकों, कवियों, चिकित्सकों, ज्योतिषियों और सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के में मदद मिली, जो शहरी क्षेत्रों को प्रमुख आबादी थे। जनसांख्यिकीय गतिशीलता शहरीकरण की प्रक्रिया से बहुत करीब से जुड़ी हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय
व्यापार के कारण भी बड़ी संख्या में कारीगरों, विद्वानों, व्यापारियों और सौदागरों का भारत में नए बने शहरों में बेहतर संभावनाओं के लिए जाना जाना लगा रहा आना जाना लगा रहा, जिससे शहरीकरण को बढ़ावा मिला। जब जलालुद्दीन खिलजी ने किलोखरी शहर ए नौ में अपनी राजधानी स्थापित की तो यह शीघ्र ही कुलीनों की हवेलियों, व्यापारियों और दुकानदारों से घिर गया। जब 1410 ईस्वी में अहमदाबाद की नींव रखी गई तो कारीगरों, राजमिस्त्रियों, व्यापारियों ने इसे अपना स्थायी निवास बना लिया। मध्यकालीन शहरों के विकास में व्यापार मार्गों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय के साथ मार्गों के किनारे के कई गांव कारवां यातायात के कस्बों और शहरों में बदल गए। स्थल मार्ग से व्यापार के कारण शहरी क्षेत्रों का उदय हुआ, जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। सल्तनत काल के दौरान उच्च मुल्तान, लाहौर व्यापारिक गतिविधियों के कारण बड़े बाजारों के रूप में उभरे। मुल्तान स्थल व्यापार का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। लाहौर एक बड़ा शहर था, लेकिन 13वीं सदी में मंगोलों के आक्रमण के बाद इसका पतन हो गया। हालांकि 14वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पुनरुद्धार के कारण यह फिर से समृद्ध हुआ। भारत के स्थल मार्ग पर स्थित सिंध में सेहवान एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा। हांसी और शेरसूती दिल्ली से पाकपट्टन और मुल्तान तक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर होने के कारण शीघ्र ही महत्वपूर्ण शहरों के रूप में उभरे। समुद्री मार्ग से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विभिन्न बंदरगाह शहर विकसित हुए। होर्मुज और बसरा फारस की खाड़ी से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए मुख्य बंदरगाह थे, जबकि लाल सागर के किनारे अदन, मोचा और जेद्दा के बंदरगाह गुजरात के लिए महत्वपूर्ण थे। सिंध में लहरी बंदर और गुजरात में खंबात महत्वपूर्ण बंदरगाह होने के कारण प्रमुखता से आए, जहाँ यमन और फारस आदि से व्यापारी आते थे। सिंध का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह दाईबुल था। खंबात व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। इब्न बतूता ने सल्तनत के बेहतरीन शहरों में से एक केम्बे का जिक्र किया है। केम्बे में ईरानी व्यापारियों की भीड़ थी, जिन्होंने शहर में अपनी स्थायी बस्तियां स्थापित की और भारत और चीन में व्यापार किया। किरमान और कज्विन के व्यापारियों की केम्बे में स्थायी बस्तियां थी। हिसार फिरोज जैसा नियोजित शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। चूंकि यह स्थान ईरान और खुरासान के व्यापार मार्ग पर भी पड़ता था, अफीफ ने उल्लेख किया है कि फिरोज का एक उद्देश्य इस क्षेत्र में जल संसाधनों की कमी के कारण यात्रियों और व्यापारियों को सुविधा प्रदान करना था। मुल्तानी, सहस और गुजराती व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण अमीर बन गए। अमीर और मालिक मुल्तानियों और सहस से कर्ज लेते थे और अपने लेनदारों को भुगतान करते थे। साथ ही उनके इक्ता से इनाम भी लेते थे। जब भी कोई खान या मालिक कोई पार्टी आयोजित करता था और गणमान्य लोगों को मेहमान के तौर पर आमंत्रित करता था, तो उसके अधिकारी मुल्तानियों और सहस के घर दौड़कर जाते थे, उन्हें अपने नाम से रसीदें देते थे और ब्याज पर कर्ज लेते थे। इन सब ने मौद्रीकरण को तीव्र गति दी, जो सल्तनत काल में शहरीकरण को तीव्र करने में आधारभूत सिद्ध हुआ। व्यापारियों ने भी निर्माण गतिविधियों में भाग लिया, जिससे शहरों के विकास में मदद मिली। ख्वाजा इसहाक ने केम्बे में एक खानकाह की स्थापना की, जहां यात्रियों और गरीबों को मुफ्त भोजन परोसा जाता था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विभिन्न व्यापारिक मार्ग जैसे दलाल, सर्राफ, मोदी, कारवानी उभरे, जिन्होंने धन संचय किया और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर शहरी क्षेत्र में के विकास में मदद की। वे ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में रहते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलने फूलने के कारण संचार प्रणाली विकसित हुई, जिससे शहरों के विकास में मदद मिली। सल्तनत काल के खानगाह, सराय और थाने महत्वपूर्ण शहरी केंद्र बन गए। इन स्थानों ने आसपास के किसानों और कारीगरों को अपने माल की बिक्री के लिए आकर्षित किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने बढ़ावा दिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त दास श्रम सल्तनत काल के दौरान शहरी श्रम का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरा। विदेशी बाजारों से खरीदे गए कुछ गुलाम विभिन्न कलाओं में माहिर थे। फिरोज शाह ने अपने 4000 गुलामों को निर्माण गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया, जिससे शहरीकरण में मदद मिली। वे तुर्किस्तान, चीन, पूर्वी यूरोपीय देशों और अफ्रीका से थे। इब्न बतूता ने शाही गुलाम गायकों और नर्तकियों का उल्लेख किया है। खाने जहान मकबूल के हरम में यूरोप सहित दुनिया भर की गुलाम लड़कियां थीं। इस प्रकार दास शहर के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय भागीदार बन गए। इस अवधि में शहरीकरण की वृद्धि देखी गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अलावा तुर्की केंद्रीकरण, खानकाहों, सरायों
और थानों का उदय, सांस्कृतिक विकास, तकनीकी नवाचार, राजनीतिक केंद्रों का उदय आदि जैसे अन्य कारकों ने भी मदद की। तराइन और चंदावर की लड़ाइयों ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी। विस्तार से बताइए। 2018 में आया था ये। तराइन और चंदावर की लड़ाइयाँ भारत में तुर्की शासन की स्थापना में महत्वपूर्ण थी, जिसने राजपूत प्रभुत्व के अंत और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत को चिन्हित किया। ये लड़ाइयाँ 13वीं शताब्दी की शुरुआत में तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों और स्थानीय हिंदू शासकों के बीच लड़ी गई। इन लड़ाइयों में जीत ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी, जिससे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तराइन की लड़ाई 1991 से 1992। तराइन का युद्ध, जो वर्तमान हरियाणा के तराइन तरोरी शहर के पास लड़ा गया था, पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व वाली राजपूत सेना और मोहम्मद गौर के नेतृत्व वाली हमलावर गुरीद सेना के बीच निर्णायक मुठभेड़ थी। मोहम्मद गौरी एक तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास कर रहा था। अजमेर और दिल्ली के राजपूत साम्राज्य के शासक पृथ्वीराज चौहान उनके मार्ग में मुख्य बाधा थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। यह युद्ध चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जो भारतीय उपमहाद्वीप में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में राजपूत सेना विजयी हुई तथा मोहम्मद गौर को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि इस जीत का फायदा पृथ्वीराज चौहान ने नहीं उठाया और मोहम्मद को अपने क्षेत्र में वापस आने की अनुमति दे दी। इस उदारता ने मोहम्मद को फिर से संगठित होने और एक और आक्रमण की तैयारी करने का मौका दिया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध बहुत भयंकर था, जिसमें दोनों पक्षों ने बहुत ही वीरता और सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। मोहम्मद गौर ने पृथ्वीराज चौहान को निर्णायक रूप से हराया और उसे बंदी बना लिया। यह जीत बेहतर रणनीतिक योजना और तेज घुड़सवार सेना के इस्तेमाल से हासिल हुई, जिसने राजपूत सेना को परास्त कर दिया। महत्व, पृथ्वीराज चौहान की हार और उनके कब्जे ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे उत्तर भारत में राजपूत संघ की शक्ति को प्रभावी रूप से तोड़ दिया, जिससे तुर्की वर्चस्व की शुरुआत हुई। मोहम्मद गौरी की जीत से दिल्ली में मुस्लिम सल्तनत की स्थापना हुई, जिससे भारत में तुर्की शासन की नींव रखी। पृथ्वीराज चौहान की हार ने राजपूत शक्ति को चकनाचूर कर दिया और बाद में तुर्क आक्रमणों और दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। चंदावर का युद्ध 1194। तराइन में अपनी जीत के बाद मोहम्मद गौर ने अपना ध्यान कन्नौज की ओर लगाया, जो उत्तरी भारत में एक समृद्ध और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौर और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच लड़ा गया था। जयचंद पृथ्वीराज चौहान के प्रति नाराजगी रखता था। उसने मोहम्मद गौर के साथ गठबंधन करके पृथ्वीराज की हार का बदला लेने का मौका देखा। हालांकि उसका विश्वासघात किसी की नज़र में नहीं आया और पृथ्वीराज चौहान के पूर्व सहयोगी बुंदेलखंड के चंदेलों ने उसका विरोध करने के लिए मोहम्मद गौर के साथ सेना में शामिल हो गए। इसके बाद जो लड़ाई हुई वह एक और भयंकर टकराव था, जिसमें दोनों पक्ष कन्नौज पर नियंत्रण के लिए जमकर लड़े। अंततः मोहम्मद गौर विजयी हुए। उन्होंने जयचंद को हराया और इस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया। महत्व, चंदावर की लड़ाई ने भारत में तुर्की शासन को मजबूत कर दिया। जयचंद की हार के साथ मोहम्मद गौर ने कन्नौज पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जो उत्तर भारत में सत्ता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस विजय से घुरिद को गंगा यमुना दोआब के उपजाऊ और रणनीतिक क्षेत्रों में विस्तार करने में सहायता मिली, जिससे तुर्की शासन की स्थापना के लिए आधार तैयार हुआ। चंदावर की जीत से दिल्ली सल्तनत के अधीन क्षेत्रों को मजबूत करने में मदद मिली और क्षेत्र में इसके प्रभाव का विस्तार हुआ। युद्ध के परिणाम, तराइन और चंदावर की लड़ाइयों ने देश में तुर्की शासन की शुरुआत और दिल्ली सल्तनत की स्थापना को चिन्हित किया। तराइन और चंदावर की जीत ने घुरिदों को उत्तरी भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति दी। इन जीतों ने राजपूत सत्ता संरचना को नष्ट कर दिया, जिससे एक शक्ति शून्यता पैदा हो गई, जिसे घुरिदों ने जल्दी ही भर दिया। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उनके गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्रता की घोषणा की और मामलुक गुलाम राजवंश की स्थापना की, जिससे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। यह राजवंश कई क्रमिक तुर्की और अफगान राजवंशों से पहला था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग पर शासन किया। तुर्की शासकों, जिन्हें सुल्तान के नाम से जाना जाता था, ने शासन की एक केंद्रीकृत और नौकरशाही प्रणाली शुरू की, जो हिंदू शासकों के विकेंद्रीकृत और सामंती प्रणालियों से काफ़ी अलग थी। तुर्की शासन अपने साथ नई प्रशासनिक प्रथाएं भी लेकर आए, जैसे कि साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित करना, जिनका शासन गवर्नर या अमीरों के साथ में था। उन्होंने भू राजस्व और कराधान की अवधारणा शुरू की, जो सल्तनत के लिए राजस्व का प्राथमिक स्रोत बन गया। तुर्की शासकों ने फारसी भाषा और संस्कृति को भी संरक्षण दिया, जिसका भारत की साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने भारत में इस्लाम के प्रसार में भी मदद की। तुर्की शासकों ने मस्जिदों,
मदरसों और किलों सहित स्मारकीय वास्तुकला का निर्माण किया, जिसका भारतीय संस्कृति और समाज पर स्थायी प्रभाव पड़ा। तराइन और चंदावड़ की लड़ाइयाँ भारत में तुर्की शासन की नींव रखने में महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इन लड़ाइयों ने प्रमुख राजपूत शासकों को हराया और उत्तरी भारत पर घुरिद नियंत्रण को मजबूत किया। इन लड़ाइयों के कारण दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और भारत के राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आए। खिलाफत किस हद तक दिल्ली के सुल्तानों के कानून अधिकार का स्रोत और अनुमोदन थी? 2017 में यह आया था। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद खिलाफत की संस्था अस्तित्व में आई। इस्लामी दुनिया में खलीफा को धर्म का संरक्षक और राजनीतिक व्यवस्था का रक्षक माना जाता था। वह पूरे समुदाय का नेता होता था। सैद्धांतिक रूप से कोई भी मुसलमान खलीफा से अनुमति लिए बिना, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, कोई भी स्वतंत्र राज्य स्थापित नहीं कर सकता था। अन्यथा मुसलमानों के बीच इसकी वैधता संदिग्ध हो सकती थी, और फिर भी एक औपचारिकता से ज़्यादा कुछ नहीं था जिससे दंड से मुक्त किया जा सकता था। दिल्ली के सुल्तानों द्वारा खलीफा को मान्यता दी गई सम्मान के वस्त्र प्रदान करना, निवेश पत्र, उपाधियां प्रदान करना, सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित होना तथा शुक्रवार की नमाज में उसके नाम पर खुतबा पढ़ना इस्लामी दुनिया के साथ स्वीकृति तथा जुड़ाव का प्रतीक था। हालांकि वास्तव में इसका अर्थ केवल उस स्थिति की स्वीकृति था जिसमें एक शासक पहले से ही स्वयं को सत्ता में स्थापित कर चुका था। खलीफा की मान्यता मांगने वाला पहला शासक इल्तुतमिश था, जिसने खलीफा से भारत के शासक के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला प्रमाण पत्र प्राप्त किया। हालांकि दिल्ली सल्तनत के अधिकांश शासकों ने खलीफा से मान्यता नहीं मांगी, क्योंकि वे स्थिर थे और उनके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा से मंसूर निवेश पत्र नहीं मांगा, बल्कि खुद को खलीफा का नायब बताया। मुबारक खिलजी ने खलीफा की सत्ता को मान्यता नहीं दी और खलीफा की उपाधि ग्रहण कर ली। हालांकि राजनीतिक संकट का सामना करने वाले शासकों ने अपने मुस्लिम विषयों को संतुष्ट करने के लिए खलीफा से मान्यता का प्रमाण पत्र मांगा। उदाहरण के लिए मुहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक ने भी खलीफा से मंसूर या अनुमति पत्र प्राप्त किया। उदाहरण के लिए जब मुहम्मद तुगलक को हर तरफ से विद्रोह का सामना करना पड़ा, तो उसने खलीफा से अनुरोध किया कि वह उसे मान्यता का प्रमाण पत्र जारी करे, ताकि संभवतः उसकी मुस्लिम प्रजा की नज़रों में उसकी स्थिति स्थिर हो सके। मान्यता का उद्देश्य उनके शासन को वैध बनाना था, ताकि मुसलमानों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि चूंकि उन्हें खलीफा ने स्वीकार किया, इसलिए उन्हें भी उनकी सर्वोच्चता का पालन करना चाहिए। दिल्ली के सुल्तानों ने खलीफा के पद को स्वीकार करने की कल्पना को बनाए रखा। सैयद 1414 से 1451 और लोधी 51 से 26 के शासनकाल में सिक्कों पर किंवदंतियों परंपरा के कायम रहने के अर्थ में जारी रही, लेकिन यह पूरी तरह से नाममात्र की निष्ठा थी। वास्तविक प्रभाव में खलीफात, जो कमजोर और बहुत दूर थी, दिल्ली सल्तनत में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं निभा सकती थी। तुर्की आक्रमण के खिलाफ उत्तरी भारत राज्यों की हार के कारण का आकलन करें। भारत में तुर्की आक्रमण 1001 ईस्वी में शुरू हुआ, जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। उसने शाही वंश के जयपाल और आनंदपाल को हराया। उसने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। तुर्की आक्रमण लगातार नहीं थे, बल्कि बीच बीच में होते रहे। अंततः तराइन की लड़ाई के साथ यह दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ समाप्त हुआ और उन्होंने लगभग 300 वर्षों तक भारत पर शासन किया। उस समय भारत में राजपूत ही उनके लिए सबसे बड़ी बाधा थे, लेकिन वे सभी बाधाओं का कुशलतापूर्वक सामना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे और उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उत्तर भारत पर तुर्की विजय की सफलता के कारणों पर अलग अलग विचार हैं। तुर्की आक्रमण के विरुद्ध भारतीय राज्यों की हार के कारण समकालीन इतिहासकार इसे ईश्वर की इच्छा बताने की मानक व्याख्या से आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों के अनुसार घोर सेनाएं सिंधु और ओक्सस के बीच स्थित दुर्गम क्षेत्र में रहने वाली युद्धप्रिय जनजातियों से ली गई थी। उन्होंने सेल्जुक सेनाओं और मध्य एशिया की अन्य क्रूर जनजातियों से लड़ते हुए सैन्य शक्ति और विशेषज्ञता हासिल की थी। दूसरी ओर भारतीय शांतिवादी थे और युद्ध में रुचि नहीं रखते थे तथा छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे, जिससे विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं में बाधा उत्पन्न हुई। सीमाएं, यह स्पष्टीकरण अपर्याप्त और असंतुलित है, क्योंकि इसमें भारतीय इतिहास के सुप्रसिद्ध तथ्यों के साथ साथ उन देशों के इतिहास पर भी विचार नहीं किया गया है जहां से आक्रमणकारी आए थे। 1218 से 19 में मंगोलों द्वारा तथाकथित युद्धप्रिय इस्लामी क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर विजय और विनाश बिना किसी वास्तविक प्रतिरोध के किया गया। जिन राजपूतों पर तुर्कों ने विजय प्राप्त की थी, उनमें वीरता और युद्ध भावना की कमी नहीं थी। 8वीं और 12वीं शताब्दी तक का समय युद्ध और हिंसक आंतरिक संघर्षों की एक लंबी कहानी है। इसलिए तुर्कों की सफलता के कारण के रूप में भारतीय जनता के शांतिपूर्ण या विनम्र स्वभाव पर जोर देना उचित नहीं है। कुछ भारतीय इतिहासकार, जैसे जद्दूनाथ सरकार,
उन्होंने तुर्की की सफलता का कारण इस्लाम द्वारा निर्मित विशिष्ट सामाजिक संरचना को बताया। जद्दुनाथ सरकार 3 विशिष्ट विशेषताओं पर जोर देते हैं जो इस्लाम ने अरबों, बर्बरों, पठानों और तुर्कों को प्रदान की: कानूनी और धार्मिक स्थिति के संबंध में पूर्ण समानता और सामाजिक एकजुटता। भारत के विपरीत तुर्क ऐसी जातियों में विभाजित नहीं थे जो एक दूसरे से अलग थी। ईश्वर और उसकी इच्छा में पूर्ण विश्वास ने उन्हें प्रेरणा और मिशन की भावना दी। इस्लाम ने तुर्की विजेताओं को नशे से बचाया, जो कि सरकार के अनुसार राजपूतों, पठान, मराठों और अन्य भारतीय शासकों के लिए विनाश का कारण था। सीमा यह बात आंशिक रूप से सत्य हो सकती है, लेकिन इतिहास पर इसका पर्याप्त आधार नहीं लगता। अधिक व्यापक दृष्टिकोण इसके 2 प्रमुख कारक थे: भारत में प्रचलित सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था और उसकी सैन्य तैयारी। प्रचलित सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था, आंतरिक संघर्ष, छोटी छोटी स्वतंत्र शक्तियाँ, गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद उभरी, जैसे कन्नौज में गढ़वाल, मालवा में परमार, गुजरात में चालुक्य, अजमेर में चौहान, दिल्ली में तोमर, बुंदेलखंड में चंदेल आदि एकजुट होने से कोसों दूर थी। आपसी झगड़ा, उनमें हमेशा एकता और संगठन की कमी रही। चौहान, राठौड़, चंदेल आदि शक्तिशाली राजपूत राजवंशों के बीच लगातार भयानक लड़ाइयाँ लड़ी गई। इस स्थिति के कारण उनकी सैन्य शक्ति और वित्तीय संसाधनों में कमजोरी आ गई। इन झगड़ों के परिणाम स्वरूप राजपूतों में राष्ट्रीयता की भावना समाप्त हो गई। उदाहरण 1192 में जयचंद पृथ्वीराज की मदद करने के लिए नहीं आया, और जब 2 साल बाद जयचंद उसी दुर्भाग्य का शिकार हुआ तो अन्य सभी राजपूत राजवंशों ने उसे अकेला छोड़ दिया। संगठन का अभाव, यद्यपि राजपूतों की व्यक्तिगत बहादुरी और लड़ाकू भावना मुसलमानों से किसी भी तरह कम नहीं थी, लेकिन यह संगठन और नेतृत्व ही है जो युद्ध का परिणाम तय करता है। मुसलमान अधिक आक्रामक थे और वे एक मिशन पर थे, जबकि राजपूतों की रणनीति अधिक रक्षात्मक थी। वे युद्ध क्षेत्र में सत्य का पालन करते थे। शत्रु को निहत्था पाकर वे उसे लड़ने से इनकार कर देते थे और न ही उस पर आक्रमण करते थे। सशस्त्र बलों की ताकत और दक्षता को कम करने में केंद्रीकृत शक्ति की कमी एक महत्वपूर्ण कारक थी। फ़खर मुदब्बिर ने अपने आदाब उल हर्बवाह अल सुजात में उल्लेख किया है कि भारतीय सेना में सामंती सेना शामिल थी। प्रत्येक सैन्य टुकड़ी अपने तात्कालिक अधिपति प्रमुख के अधीन थी, न राजा के अधीन। इस प्रकार सेना के कमान की एकता का अभाव था। चूंकि केवल कुछ जातियां और कुल ही सैन्य पेशा अपनाते थे, इसलिए अधिकांश जनसंख्या सैन्य प्रशिक्षण से वंचित रह गई। देश की आम जनता देश की रक्षा से पूरी तरह विमुख हो गई। भौतिक प्रदूषण की अवधारणा, इससे सैन्य कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि इससे श्रम विभाजन असंभव हो गया। सैनिकों को लड़ाई से लेकर पानी लाने तक का सारा काम स्वयं ही करना पड़ता था। भर्ती स्थल की सीमाएं, राजपूतों के पास भर्ती के लिए कोई मैदान नहीं था। सबसे पहले उनके पास केवल छोटे छोटे राज्य थे। दूसरे, इन छोटी छोटी रियासतों में भी बड़ी संख्या में लोग अपने राज्य और घर की सुरक्षा के प्रति लापरवाह थे। जाति व्यवस्था और जवाबदेही ने भी कार्यबल को सीमित कर दिया और सैन्य पेशे को समाज में सम्मानजनक स्थान नहीं जाता था। उनके विरोधियों के पास बहुत कुशल भर्ती प्रणाली थी। सैन्य एवं सामरिक कारक, तुर्कों की श्रेष्ठ सैन्य तकनीक और युद्ध कला। तुर्क लोहे की रकाब और घोड़े की नाल का इस्तेमाल करते थे, जिससे उनकी प्रहरक शक्ति घुड़सवार सेना की सहन शक्ति मजबूत होती थी, जबकि घोड़े की नाल घोड़े को अधिक संतुलन और गतिशीलता प्रदान करती थी। रकाब से सैनिकों को विशेष लाभ मिलता था। राजपूतों की निम्न घुड़सवार सेना, भारतीय लोग हाथियों पर अधिक निर्भर थे, जबकि तुर्क लोग घोड़ों पर अधिक निर्भर थे, जो हाथियों की तुलना में अधिक तेज और फुर्तीले थे। भारतीय लोग लंबी दूरी तक घुड़सवारों के एक संगठित समूह के रूप में चलने के आदी नहीं थे। राजपूतों के पास घुड़सवार तीरंदाजों का भी अभाव था। तुर्कों को उच्च गुणवत्ता वाले घोड़ों तक बेहतर पहुंच थी। ऑक्सस क्षेत्रों से आंद्रे विंक जैसे विद्वान का मत है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद भी हिंदू शासकों को युद्ध घोड़ों तक पहुंच से वंचित करना दिल्ली के सुल्तानों की नीति थी। स्थायी सेना का अभाव, राजपूत शासकों के पास कोई नियमित स्थायी सेना नहीं थी। युद्ध के समय सेना के लिए वे अपने सामंतों पर निर्भर रहते थे। इस व्यवस्था में कई खामियां और दोष थे। सेना में सैनिकों की संख्या कभी भी निश्चित और सुनिश्चित नहीं थी। जब शासक बड़ी कठिनाई में पड़ जाते थे तो ये सामंत स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। इस व्यवस्था में टीम भावना का अभाव था। सेना एक कमान के अधीन नहीं थी। कभी कभी तो सामंत अपने सैनिकों के साथ मैदान छोड़कर भाग जाते थे। तुर्क मुख्यतः पेशेवर और गुलाम घुड़सवार सैनिकों पर निर्भर थे, जबकि भारतीय आमतौर पर अप्रशिक्षित किसान पैदल सेना का उपयोग करते थे। रणनीतिक चेतना की सीमाएं, आक्रमण की ताकत को समझने में वे असफल रहे। उनमें राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव दिखा। आक्रमण रुक रुक कर होते रहे। वे इन बाधाओं का फायदा उठाने में विफल रहे। गजनी की मृत्यु के बाद भी वे उत्तर
पश्चिम भारत से गजनी सेना को बाहर नहीं निकाल पाए। मजबूत सीमा का अभाव। राजपूतों ने अपनी सीमाओं, विशेषकर उत्तर पश्चिम सीमा की रक्षा की उपेक्षा की। न तो कोई किला बनाया और न ही सीमा की रक्षा के लिए कोई सैनिक तैनात किया। विदेशी आक्रमणकारी बिना किसी बाधा के देश में घुस आए। इस प्रकार यह विचार कि भारत में राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था और सैन्य तैयारियों की व्याप्त कमजोरी उत्तरी भारतीय राज्यों की हार और तुर्कों की सफलता के पीछे मुख्य कारण है, किसी भी अन्य कारण की तुलना में अधिक सही है।